अस्सलाम वालेकुम, द फॉरेक्स गाइड में खुशामदीद। मैं अहमद उमर अख्तर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, पिछले कुछ दिनों में हमने बैक टू बैक 2 वीडियोस हमने अपलोड की और उन वीडियोस में हमने एक ऐसी स्ट्रेटजी को पढ़ा, एक ऐसी स्ट्रेटजी का जिक्र किया जिसको हम सैंडविच पैटर्न कहते हैं, जिसमें आपको किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, आपको उसमें वॉल्यूम देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई लेवल मार्किंग की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा आपने ट्रेंड भी बार बार नहीं देखना। आपको बस एक चीज़ बताइए कि 1 आवर में जो उसका बड़ा टाइम फ्रेम है निस्बतन, अगर वो बुलिश है तो आप बुलिश एंट्रीज पे ज़्यादा जोर रखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में भी, और अगर आपका 1 आवर बेरिश है तो फिर बड़े टाइम फ्रेम में भी, यानी 1 आवर में भी और इससे छोटे टाइम फ्रेम में भी आप बेरिश साइड पे एंट्रीज देखेंगे। ये उसका एक बिल्कुल आसान सी स्ट्रेटजी थी जो एक बच्चा भी इस पर काम कर सकता है। अब मैंने जो उसके बाद दूसरी वीडियो बनाई, ये पहली वीडियो की बात है, दूसरी वीडियो बनाई उसमें मैंने आपको उसकी बैक टेस्टिंग दिखाई 10-15 दिन की, कि जी देखें पिछले 1-1.5 हफ्ते में कौन कौन सी ट्रेड्स बनी, किस टाइम फ्रेम से बनी, किस तरह हमने उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको एक्सप्लेन किया। आज की वीडियो में हम इससे ही रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे और वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या उन लोगों के मसाइल ख़त्म हो गए जिन लोगों ने वो वीडियोस देखी हैं। वो तकरीबन एक वीडियो 50,000 पे, दूसरी 40,000 के आसपास है। आज 23 जून है, तो क्या जिन 50,000 लोगों ने वो वीडियो देखी, उस पर अमल करना शुरू किया, क्या उनके ट्रेडिंग के मसाइल ख़त्म हो गए? क्या वो हमेशा से अब 1:2 लेना शुरू कर देंगे या वो 1:1 अगेंस्ट द ट्रेंड लिया करेंगे? या अभी भी ऐसा हो रहा है कि आप ट्रेड लगाते हैं और फ़ौरन से आपको डर लगना शुरू हो जाता है, आप ट्रेड लगाते हैं, कुछ डॉलर्स देखते हैं प्रॉफिट के और आप ट्रेड बंद कर देते हैं और फिर आपको रिग्रेट होता है कि मैं इस ट्रेड से क्यों आउट हो गया, और उसके बाद फिर आप दोबारा गलत जगह से एंट्री ले लेते हैं कि यार अभी तो टारगेट देगी और स्टॉप लॉस हो जाता है और एंड पे क्या होता है, सिर्फ लॉस, आपके हाथ कुछ नहीं आता। चलें, आगे चलने से पहले इस पर हम सारी बात करेंगे, आज बहुत डिटेल से बात करेंगे। ये वीडियो उन दोनों वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। आज 23 जून है, कल मंडे था। कल जब मार्केट ओपन हुई तो मार्केट ओपन होने के बाद मेन ट्रेंड के साथ, 1 आवर के ट्रेंड के साथ कितनी ट्रेड्स बनी, कैसे आपने उनको एग्जीक्यूट करना है, क्या तरीकाकार है, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से। ये देखें जी, कल जब मार्केट ओपन हुई है तो पहली ट्रेड हमारे पास आ रही है जी इस जगह पे। यहाँ पे इससे आपको क्या होगा, मैं दोबारा से क्यों एक रिकैप दे रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट का दूंगा, इसलिए कि ताकि रूल्स आपके जहन में बैठ जाएं। ये इतनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, इस पर आप जब तक काम करते रहेंगे इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट होता रहेगा। लेकिन जी पहली ट्रेड तो असूलन आपकी यहाँ पे बन रही थी, ये पहली कैंडल है आपकी, उसके बाद ये डॉजी बार है और फिर थर्ड कैंडल जिसका मोमेंटम से क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, ये वो थर्ड कैंडल है। लेकिन यहाँ पर टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। जब टेस्ट नहीं हुआ तो ज़ाहिर है फिर आप ट्रेड भी नहीं ले सके। अगर आप EMA5 के टेस्ट पर ट्रेड लेते तो फिर ये ट्रेड आपको मिल जाती है भी। बहरहाल चूँकि यहाँ पे टेस्ट नहीं हुआ इसलिए इसको हम काउंट नहीं कर रहे। अच्छा, हम किस ट्रेड को काउंट कर रहे हैं? ये आपकी होगी कैंडल नंबर 1, फिर ये आपकी होगी डॉजी कैंडल और फिर ये होगी आपकी थर्ड कैंडल जो कि मोमेंटम से क्लोज हुई। इस डॉजी के टेस्ट पे यहाँ से आपने ट्रेड एंटर की और आपका स्टॉप लॉस आ गया पहली कैंडल के थोड़ा सा ऊपर इस जगह पे, और 1:2 आपको टारगेट चंद घंटों में मिल गया। अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं फिर आपको कुछ घंटे उसको देने भी चाहिए टारगेट लेने के लिए। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं जी। ये होगी आपकी पहली ट्रेड, ठीक हो गया। हम आगे चलते हैं, दूसरी ट्रेड देखें जी। ये वो सेटअप्स हैं जो 1 आवर पे बने हैं, जो छोटे टाइम फ्रेम पे बने हैं, 1 मिनट पे, 5 मिनट पे, 15 पे, वो तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा अभी क्योंकि उसकी बैक टेस्टिंग हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पे आप देखें जिस जगह पे ये आपकी आगे कैंडल नंबर 1 मोमेंटम कैंडल है, क्योंकि विक इसकी अप साइड है ना, सेल कैंडल के ऊपर विक हो कोई मसला नहीं है। फिर आगे आपकी डॉजी कैंडल और फिर आपकी थर्ड कैंडल जो कि मोमेंटम से क्लोज होना ज़रूरी है। इस टेस्ट पे यहाँ से आप ट्रेड मेंटर होंगे, ठीक है जी, इस डॉजी के टेस्ट पे, और आपका ये ऊपर आ गया स्टॉप लॉस इस कैंडल के थोड़ा सा ऊपर और इसका 1:2 आपका टारगेट, क्योंकि ट्रेंड के साथ ट्रेड चल रही है तो फिर 1:2। मंडे को आप लोग याद रख रहे हैं, आज 23 तारीख है, 22 तारीख मंडे को जब हमारा लाइव सेशन चल रहा था तो इस जगह पे मैं अपनी कम्युनिटी से भी यही बात कर रहा था कि आपका सैंडविच पैटर्न बन चुका है, ट्रेंड आपका बेरिश है और ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आपको कम से कम यहाँ तक टारगेट ज़रूर देगा, इन लिक्विडिटी लेवल्स तक इसको लाना चाहिए, और उसने अपना टारगेट दिया। हालांकि इंतज़ार बहुत करवाया, काफ़ी घंटे इंतज़ार करवाया, लेकिन टारगेट आज इसने दे दिया। उसके बाद एक सेटअप और बना, वो सेटअप आपको दिखा देता हूँ जो कि अभी चल रहा है। 1:1 ही चल चुका है लेकिन अभी ज़ाहिर है कि ये चल रहा है। वो है जी यहाँ पे, इसको हम ज़रा साइड पे करते हैं। ये देखें जी, ये होगी आपकी कैंडल नंबर 1, ये आपकी कैंडल नंबर 1, फिर ये डॉजी कैंडल और कैंडल नंबर 3 मोमेंटम से क्लोज हुई। इस टेस्ट पे आपने ट्रेड करनी है और ऊपर आपका स्टॉप लॉस पहली कैंडल के ऊपर, और ये 1:1 तो दे चुका है, जितना इसका स्टॉप लॉस था उतना इसने प्रॉफिट दे दिया। लेकिन चूंकि 1:2 ट्रेंड के साथ होल्ड कर रहे हैं तो फिर आप इसको पूरा टारगेट भी ले सकते हैं। तो ये सेटअप्स थे जो इन 2 दिनों में बने,
और 1 आवर के सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ जो छोटे टाइम फ्रेम में बने हैं, 5 मिनट में कुछ स्टॉप लॉसेस भी हुए होंगे यकीनन, लेकिन टीपी ज़्यादा होंगे विद द ट्रेंड। अच्छा जी, अब मेन बात क्या है, आज की वीडियो का टॉपिक क्या है? आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि मैंने आपसे जैसे शुरू में कहा कि जिन लोगों ने ये वीडियोस देखी थी, क्या उनके मसाइल हल हो चुके हैं या वो अभी भी आप इस परेशानी में है कि यार स्ट्रेटजी भी पता है, स्ट्रेटजी काम भी कर रही है, लेकिन हम ट्रेड होल्ड नहीं कर पा रहे, हम प्रॉफिट नहीं बना पा रहे। इसका तरीकाकार क्या है? हमारे यहाँ किसी भी स्ट्रेटजी के साथ जो रवैया होता है ना लोगों का, वो ये होता है कि सबसे पहले उनको एक स्ट्रेटजी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, स्ट्रेटजी आपको कहीं से भी मिल जाएगी, आपने यूट्यूब से देख ली, आपने मुझसे पढ़ लिया, आपने किसी दोस्त से मांग लिया, आपने कोई लीग कोर्स देख लिया, स्ट्रेटजी आपको मिल गई। अब चक्कर क्या चल रहा है असल में? स्ट्रेटजी आपको मिल गई, अच्छी स्ट्रेटजी मिल गई, आपने कहा जी बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। आप क्या करेंगे? आप उसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करेंगे कितनी ट्रेड्स पे? बस 10 पे, 10 ट्रेड्स पे, 15 ट्रेड्स पे, 5 ट्रेड्स पे, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी। खुद से बहुत लोग मेहनत नहीं करते आमतौर पे। उसको टेस्ट करेंगे बिल्कुल एक छोटी सी मिनिमम सी क्वांटिटी पे, ठीक है, 10 ट्रेड्स पे देख लेंगे मैक्सिमम। उसके बाद क्या होगी जी? एक्साइटमेंट आ जाएगी। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत, आप लोग बहुत अच्छे मोहब्बत वाले कमेंट्स करते हैं, लेकिन जब आप एक स्ट्रेटजी को 10 दफ़ा देखते हैं, 5 दफ़ा देखते हैं और फिर आप कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी बदल गई है, तो इसको कहते हैं एक्साइटमेंट। ठीक है, ज़िंदगी ट्रेडिंग में इतनी जल्दी नहीं बदलती, इसमें बहुत मेहनत चाहिए होती है। या फिर आप इंतहा से ज़्यादा डिसिप्लिन हो, हर चीज़ में आप जो डिसिप्लिन यहाँ बताया जाता है उसको फॉलो करें साथ। इस एक्साइटमेंट के बाद क्या होता है? एक लूजिंग स्ट्रीक आती है। ठीक है, आपने तो टेस्ट किया था उसको 10 ट्रेड्स पे, 5 पे, मुमकिन उस वक्त कोई एक फेज़ चल रहा हो जिसमें वो स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके बाद जब लूजिंग स्ट्रीक आती है, लूजिंग स्ट्रीक का मतलब ये है कि कोई भी स्ट्रेटजी है, मैं कहता हूँ कि यार ये 80% काम करती है, 80%। इसका मतलब क्या हुआ कि इतने हाई विन रेट के बाद मुमकिन है कि हर 10 में से आपकी 2 ट्रेड्स जो हैं वो स्टॉप लॉस ले जाएँ, 2 ट्रेड्स में स्टॉप लॉस हो जाए, या 100 में से 20 ट्रेड्स का स्टॉप लॉस हो जाए। वो हमें से किसी को बर्दाश्त नहीं है। मुमकिन है कि वो जो 2 होनी है वो शुरू में पहली 2 ट्रेड्स ही हो जाए, आप कहीं यार ये तो स्ट्रेटजी फजूल है। ठीक हो गया। एक्साइटमेंट के बाद क्या होता है कि एक लूजिंग स्ट्रीक जब आती है ना, लूजिंग स्ट्रीक आती है, इसके बाद आती है डिसअपॉइंटमेंट। लूजिंग स्ट्रीक आई, आपने कहा यार ये तो बिल्कुल ही फजूल किस्म की कोई स्ट्रेटजी है। इसके बाद आती है डिसअपॉइंटमेंट। चलें डिसअपॉइंटमेंट को हम इस तरह बना लेते हैं। और डिसअपॉइंटमेंट के बाद क्या होता है? आप जाते हैं एक न्यू स्ट्रेटजी। ठीक है, इतनी अच्छी और बेहतरीन स्ट्रेटजी के बाद अभी हमारे 6 लाख जो सब्सक्राइबर्स मुकम्मल हुए यूट्यूब पे, तो बहुत से लोगों का कमेंट था कि एक प्रीमियम स्ट्रेटजी दें। यार इससे प्रीमियम अच्छी स्ट्रेटजी आप कहाँ से मिलेगी आपको, जिसमें आप कुछ देख भी नहीं रहे और आपको इतना अच्छा विन रेट भी इसका मिल रहा है। अच्छा, अब ये इस साइकिल को समझें, और मुझे उम्मीद है कि जो लोग लॉस कर रहे हैं वो इस साइकिल का हिस्सा हैं। और इस साइकिल में क्या चल रहा है कि एक स्ट्रेटजी होती है, स्ट्रेटजी को आप टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करते हैं बिल्कुल छोटी सी, एक किसी लार्ज स्केल पे नहीं करते। 10-15 सेकंड्स पे जो चार्ट नज़र आ रहा है उस पर फटाफट टेस्ट कर लिया। फिर आती है एक्साइटमेंट कि यार एक्साइटमेंट आपको जो है ना रिस्क बड़ा कर देती है। जब आप कहते हैं ना कि यार ये तो बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, चलें 1% रिस्क लेना था, 10% ले लेता हूँ, यहाँ से ख़राबी शुरू होती है। फिर आती है एक लूजिंग स्ट्रीक या एक बड़ा लॉस, क्योंकि आपने रिस्क बढ़ाया, 3 ट्रेड्स में रिस्क कम लिया, उसमें टीपी हुए, आपने कहा तो बड़ी कमाल की स्ट्रेटजी है, आपने रिस्क जो है 20% कर दिया, उसने आपको बड़ा लॉस दिया। उस लॉस से आप में डिसअपॉइंटमेंट आई, और उस डिसअपॉइंटमेंट ने आपको मजबूर कर दिया किसी नई स्ट्रेटजी की तरफ जाने के लिए। आपके हाथ क्या आएगा? सिवाय नुकसान के कुछ हाथ नहीं आएगा, आप हाथ झाड़ के घर जाएंगे। अच्छा, इस चीज़ से हमें क्या सबक मिल रहा है? हमें सबक ये मिल रहा है कि किसी भी बिज़नेस में या ट्रेडिंग में सिर्फ स्ट्रेटजी का होना काफ़ी नहीं है। स्ट्रेटजी जो है वो आपके इस पूरे मॉडल का, उसका एक हिस्सा है, पूरे सिस्टम का हिस्सा है। सिस्टम में और स्ट्रेटजी में फ़र्क है, आपने इस चीज़ को समझना है। मिसाल के तौर पे हम किसी एक मशहूर ब्रांड की बात कर लेते हैं, हम कोका कोला की बात कर लेते हैं। कोका कोला के बारे में ये कहा जाता है कि दुनिया का बेहतरीन सॉफ्ट ड्रिंक का जो फार्मूला है वो उनके पास है। अब आपने ये चीज़ समझनी है कि अगर एक कंपनी है जिसकी प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बड़ी चीप, उनका जो फार्मूला है वो बहुत 5 स्टार है, 5 स्टार कर लें, ठीक है जी, किसी के पास वो फार्मूला नहीं है। अब अगर वो बना के रखते जाएँ, अपने गोडाउन में रखते जाएँ, तो क्या उससे उनको प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा? स्ट्रेटजी और फार्मूला तो उनका बहुत ज़बरदस्त है। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, इसके बाद मार्केटिंग होनी चाहिए। मार्केटिंग होगी तो आपको क्लाइंट मिलेगा, क्लाइंट आपको मिलेगा तो फिर आपकी डिलीवरीज जाएंगी, फिर आपको रेवेन्यू आएगा, और उस रेवेन्यू से आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये पूरा एक साइकिल है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। यदि सिर्फ बिज़नेस में नहीं है, ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है। आपको ये जो स्ट्रेटजी हम पढ़ लेते हैं ना, आप भी स्ट्रेटजीज़ के पीछे भागते हैं, मैं भी स्ट्रेटजीज़ बनाता रहता हूँ। इसका फ़ायदा जो है, इसका जो पोर्शन है वो सिर्फ इतना सा है। इस पूरे सर्कल में जो स्ट्रेटजी है उसका पोर्शन बस ये है। ये जो बाकी पूरा जोन है, बाकी पूरा एरिया, ये बाकी चीज़ें हैं। अब इस पे हम बात करेंगे
कोक वाली एग्जांपल आपको इसलिए दी है कि आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि सिर्फ एक अच्छी स्ट्रेटजी, एक अच्छा फार्मूला ये काफ़ी नहीं होता, उसको अपने चलाना भी है आगे, और पूरा एक सिस्टम जब उसको सपोर्ट करेगा तब वो स्ट्रेटजी भी काम करेगी, तब आपका अच्छा फार्मूला भी बिकेगा। अच्छा, अब अगर हम ट्रेडिंग में आ जाते हैं तो इसमें जो मेरे पास फार्मूला है उसको हम कहेंगे SPR। ठीक हो गया जी। हम स्टार्ट करते हैं S से कि S क्या है। S है जी स्ट्रेटजी। ज़ाहिर है स्ट्रेटजी के बगैर तो काम नहीं चलेगा। आपके पास, मैंने कोक की एग्जांपल दी, अगर आपके पास उसको बनाने का फार्मूला ही नहीं है तो फिर आप क्या बनाएंगे और क्या बेचेंगे। जो स्ट्रेटजी है वो मेन चीज़ है, ठीक है, स्टार्ट तो यहीं से होगा काम। और इस स्ट्रेटजी, ये जो पोर्शन है ना, ये वाली चीज़ है, इससे आपका यूट्यूब भरा हुआ है, लीक कोर्सेज भी पढ़े हुए हैं, लोगों ने फ्री भी सिखाया हुआ है। हमारे चैनल पे चले जाएं, किसी और के चैनल पे चले जाएं, जो मर्जी स्ट्रेटजी उठा लें। स्ट्रेटजी है क्या? स्ट्रेटजी होता है जी ए सेट ऑफ रूल्स, ए सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल से क्या मुराद है कि आपने अपने ऊपर कुछ रूल सेट कर लिए कि जब ये चीज़ बनेगी चार्ट पे तो मैं बाय करूँगा, और ये चीज़ बनेगी तो मैं सेल करूँगा। ये जो सेट ऑफ रूल्स होता है ना, जिसको हम टेस्ट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, किस पे? एक लार्ज स्केल पे। लार्ज स्केल से मुराद ये है कि आप कम से कम उस स्ट्रेटजी को 500 टाइम्स टेस्ट कर चुके हों, आप 5 साल का डाटा टेस्ट कर चुके हों, 10 साल का डाटा टेस्ट कर चुके हों। चले इतना ज़्यादा नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपने अपने लिए उसको कस्टम करना है, आपने उसको अपने लिए मॉडिफाई करके उस पर आपने काम करना है। तो कम से कम 100, 200, 250, 500 ट्रेड्स का डाटा तो आपके पास होना चाहिए। जब आप उसको उस पर टेस्ट कर लेते हैं तो वो रूल्स आपके वेरीफाई हो जाते हैं, रूल्स वेरीफाई हो जाते हैं, स्ट्रेटजी वेरीफाई हो जाती है कि हमने इस स्ट्रेटजी पे काम करना है। मेन चीज़ पहली ये है। अब अगर आपने जो रूल सेट कर लिए, अगर उनकी एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव है, यानी एट द एंड 5-6 महीने के बाद आप देखते हैं कि यार मैं इसी स्ट्रेटजी पे इन रूल्स के साथ काम कर रहा था और मेरा अकाउंट जो है वो 50% ग्रो कर गया, मेरा अकाउंट 30%, 25% ग्रो कर चुका है, इसका मतलब है कि आपकी जो स्ट्रेटजी है उसकी एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव है। जैसे मैंने आपको, हमने इसमें पढ़ा वीडियो में, पिछली वीडियो में हमने सैंडविच पैटर्न के बारे में बात की है, तो उसकी एक्सपेक्टेंसी मैंने तो टेस्ट की है, मैं सालों से उस पर काम कर रहा हूँ, आप भी उसको टेस्ट करें, उसके रूल्स, सेट ऑफ रूल्स मैंने आपको दे दिए, उसको पढ़ें, उसको देखें, उस पर काम करें। और दूसरी चीज़ ये है कि आप, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी स्ट्रेटजी पे काम करें। देखें, आप कहते हैं जी मैं एक स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ, वो ICT बेस्ड है, मैं कहूँगा जी बेहतरीन है, आप इस पे काम करें, लोग इस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप कहते हैं नहीं जी मैं VSA पे काम करता हूँ, मैं ख़ुद भी VSA पे काम करता हूँ। अभी मैंने ट्रेड एक्सपेक्टेंसी की बात की, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपने हमसे पढ़ा है, आप उन्हीं रूल्स के साथ या उन ट्रेड्स को फॉलो करते हैं जो आपने अपने कोर्स में पढ़ी हैं, ठीक है, जिनको हम हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स कहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेंसी इतनी ज़बरदस्त है, मैं कहता हूँ कि अगर आप उन पे काम करते हैं, 3 महीने आपको हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं और आप लॉस में हैं, और आपके पास पूरा अपना रिकॉर्ड मौजूद है, आपका हिस्ट्री मौजूद है, तो आप हमसे अपना, अगर आप लॉस में तो लॉस ले लें, लेकिन शर्त क्या है कि इन्हीं सेट ऑफ रूल्स के साथ, उन्हीं ट्रेड्स के साथ, ट्रेंड के साथ अपने काम करके दिखाना है। अच्छा, आप ICT पे काम करते हैं, आप VSA पे काम करते हैं, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, आप सप्लाई एंड डिमांड पे काम करते हैं, आप जिस स्ट्रेटजी पे भी काम करते हैं, सब स्ट्रेटजीज ओके हैं, सब अच्छा काम करती हैं। इसके अलावा आप कोई इंडिकेटर यूज़ करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ ठीक है, इंडिकेटर्स भी अच्छा काम करते हैं। मसला क्या है कि लोग इंडिकेटर को पूरे तरीके से फॉलो भी नहीं कर रहे होते, उसमें अपना भी कुछ उन्होंने डाला हुआ होता है, समटाइम्स रूल ब्रेक कर रहे होते हैं, समटाइम्स रूल फॉलो कर रहे होते हैं, तो फिर वो एक खिचड़ी पक जाती है। और एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप जिस मर्जी स्ट्रेटजी पे काम करें, सबका मेन जो थीम होता है वो ये होता है कि आपने लो से बाय करना है, आपने टॉप से सेल करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो विन रेट होता है या RR होता है, वो उस स्ट्रेटजी का जैसा भी है। देखें, आपकी कोई एक स्ट्रेटजी है जिसमें आप कहते हैं जी उसका जो विन रेट है वो आप कहते हैं जी सिर्फ और सिर्फ 20% है, सिर्फ 20 ट्रेड्स आपकी कामयाब होती हैं, 80 ट्रेड्स आपकी 100 में से आप वो हार जाते हैं। लेकिन अगर इसमें आपका विन रेट जो है वो 1:20 है फॉर एग्जांपल, तो बड़ा बेहतरीन है। आपकी जो 10 में से 2 ट्रेड्स चलेंगी वो आपको प्रॉफिट में ले जाएंगी। इसी तरीके से आप कहते हैं कि जी विन रेट जो है हमारा वो तो 50% है, लेकिन हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:3 है या 1:2 है, ठीक है, तो भी ठीक है, फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। आप कहते हैं हमारा विन रेट 70% है, ठीक है, हमारा जो RR है वो 1:1 है, फिर भी ठीक है। तो स्ट्रेटजी का कसूर निकालना बंद कर दें। अब हम जो आगे काम करेंगे वो असल चीज़ होगी। और पर्सनली जो है मैं जिस पे काम करता हूँ, मेरा जो मानना है वो ये है कि आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए जिसमें विन रेट अच्छा हो। उसकी वजह ये है कि जब आप मुसलसल लॉसेस देखते हैं ना, यानी आप देखें कितना मुश्किल काम है कि एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसका RR तो 1:20 है, 1:10 है, लेकिन मसला ये है कि वो आपको 9-10 ट्रेड्स में से एक ट्रेड आपकी विन करेगी,
तो 9 दफ़ा हार को देखना आसान काम नहीं, आपकी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करेगी ये चीज़। तो मैं ज़ाती तौर पे मैं ये मानता हूँ कि एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसका विन रेट अच्छा हो, आपको उस पे काम करना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा जीत देखने को मिले, ज़्यादा आपको विन देखने को मिले, उसका आपकी साइकोलॉजी पे अच्छा असर होता है। आखिरी चीज़ स्ट्रेटजी के हवाले से वो ये है कि जो आप बार बार अपनी स्ट्रेटजी को बदल लेते हैं, बार बार उसको शफल करते हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। इससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने शुरू में आपको साइकिल बना के दिया, अगर आप उस साइकिल से नहीं निकलेंगे, उस गोल चक्कर से, उस दायरे से नहीं निकलेंगे, तो फिर आप फंसे रहेंगे इसमें। अच्छा जी, SPR जो हमने फार्मूला अपना यहाँ पे लिखा था, SPR, उसमें स्ट्रेटजी की बात हो गई। दूसरे नंबर पे है जी P फॉर साइकोलॉजी। स्ट्रेटजी के बाद दूसरा नंबर है जी साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी में देखें, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी आपने फोमो नहीं करना, फोमो में नहीं जाना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसी तरीके से है फोबो, ठीक है, फियर ऑफ बेटर ऑप्शन। वो यही है कि आपने एक स्ट्रेटजी को सुना, उसको पढ़ा, उसको समझा, उस पर मेहनत भी की, किसी ने आपको बता दी यार फ़लाँ की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, आप फ़ौरन वहाँ भाग गए, ठीक है, कुछ देखे सुने बगैर। इसके अलावा क्या है, ओवर ट्रेडिंग है। ये वो चीज़ें हैं जिससे किताबें भरी हुई हैं, ठीक है, इन चीज़ों से किताबें भरी हुई हैं, इनसे यूट्यूब भरा हुआ है, हर कोई इन्हीं के बारे में बात करता है। इसके बाद रिवेंज ट्रेडिंग है। रिवेंज ट्रेडिंग भी है। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है कि आप मार्केट से बदला ले रहे हैं, मार्केट से लड़ाई कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप कहेंगे मैं पूरी स्क्रीन आपको भर देता हूँ, साइकोलॉजी में इतनी चीज़ें आती हैं, लेकिन इसको ठीक कैसे करना है? इसको ठीक करने का एक सिंपल सा रूल है। एक, आप लोग ट्रेडिंग जर्नल की बात करते हैं ना, मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा जर्नल बना के देता हूँ, आप उस पर काम करें। सिर्फ एक शख्स है जो आपकी साइकोलॉजी ठीक कर सकता है, और वो आप खुद हैं। इसके अलावा कोई आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं कर सकेगा। कैसे होगी, चलते हैं जी इधर। मैं आपको एक टेबल बना के दे रहा हूँ। इस टेबल पे ये आपने अपने पास बनाना है। अपने एक चार्ट बना लें या अपने किसी रजिस्टर पे बना लें। होगा क्या, जब आप ट्रेड लेते हैं कोई भी, उस ट्रेड में 2 ही ऑप्शन है, या तो आप रूल्स फॉलो करते हैं या आप रूल्स फॉलो नहीं करते, ठीक है। टेबल कैसे बनेगा जी, फॉलोड रूल्स, ठीक है। एक ऑप्शन तो उसमें ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है आपकी ट्रेडिंग में, ब्रोक रूल्स। या तो आपने रूल्स को फॉलो किया या आपने रूल्स तोड़ दिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अब जो ट्रेड का रिज़ल्ट आएगा उसमें भी 2 ही ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है कि वो ट्रेड आपको लॉस हो गया, उसमें नुकसान हो गया। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो ट्रेड आप जीत गए, विन, ठीक है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, या तो आप रूल्स फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। फिर जो ट्रेड लगेगी या वो उसमें आप हार जाएंगे या उसमें आप जीत जाएंगे, ठीक हो गया। अब अगर आपने रूल्स को फॉलो किया है और आपको लॉस हो गया, ये ट्रेड कैसी है? आपने पूरे रूल्स को फॉलो करने के बाद, ट्रेंड को देखने के बाद, सब चीज़ें जो उसके रूल्स में थी, आपने एक ट्रेड ली, उसमें आपको नुकसान हो गया, तो ये कैसी ट्रेड है? मेरे नज़दीक ये बहुत ज़बरदस्त ट्रेड है, इस पर आपको स्टार मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है। आप प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, आप तो सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप जीत जाते हैं, आपने रूल्स को फॉलो किया और आप जीत गए, तो अब ये कैसी ट्रेड है? तो अब तो मैं कहता हूँ कि इस पर आपको 3 स्टार्स मिलने चाहिए। बहुत ज़बरदस्त ट्रेड है, आपने रूल्स को फॉलो किया, उसका आपको बेहतरीन रिवार्ड मिल गया, आप जीत गए। अच्छा, दूसरी सूरत में आपने अपने रूल्स को तोड़ दिया, ठीक है, आपने जल्दबाजी कर ली, आपने जो भी इसके, आपने कोई मेन रूल तोड़ दिया ट्रेड का, इसमें आप हार गए, ठीक है, यू डिज़र्व इट। मैं यहाँ पे ये लिखूँगा, यू डिज़र्व इट। चलिए जी, आपको यही होना चाहिए था। लास्ट ऑप्शन क्या है कि आपने रूल्स भी तोड़े और आप जीत भी गए, इसको हम कहेंगे डायनामाइट। डायनामाइट क्या है? डायनामाइट है बारूद, ठीक है, ये आपका बारूद इकट्ठा हो रहा है कि आपने रूल्स भी तोड़ दिए और आपकी ट्रेड विन हो गई, ठीक है। ये देखें, ये और ये बारूद जब इकट्ठा हो जाता है ना, तो फिर ये जब फटेगा तो ये आपका अकाउंट भी उड़ा देगा। इससे आपने बचना है, हमेशा रूल तोड़ना ही नहीं है। रूल तोड़ के आपका स्टॉप लॉस हो जाए वो ज़्यादा अच्छी बात है, आपको सुकून होगा कि यार मैंने गलती की थी, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन आपने रूल तोड़ा और आप जीत गए, तो फिर ये आपको आदत पड़ जाएगी। इसलिए इस चीज़ से बचना है, इस पर खुश कभी नहीं होना कि यार मैंने तो स्टॉप लॉस नीचे कर लिया था, मैं बच गया हूँ, सबके स्टॉप लॉस हो गए हैं। या आपने कहा मैंने तो बड़ी लॉट ले ली थी आज, देखो मेरा कितना ज़बरदस्त छक्का लगा है, अगली बार फिर ऐसे ही करूँगा। इस चीज़ से बचना है। ये जो डायनामाइट इकट्ठा हो जाएगा, जब ये फटेगा, मैं बता रहा हूँ आपका अकाउंट भी गया, इस चीज़ से बचना है। अच्छा, अब ये जो मैंने आपके सामने जो ये एक फॉर्म बना दी है, इसको अगर हम इस तरह कर लें, ये लें, ये एक जर्नल बन गया आपका।
ठीक है, इस पे आप अपनी नज़र रखनी है। जैसे अपनी जो लोग जिन डायबिटीज़ होती है, जिनको अपनी शुगर चेक करते हैं, बीपी के मरीज़ होते हैं, बीपी चेक करते हैं अपना, आपने इस पे नज़र रखनी है। ठीक है, इस पे नज़र इसलिए रखनी है कि आपको कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम टाइम्स इस रो में हों, इस रो में, और यहाँ पे तो आप कभी भी ना हो। ठीक है, यहाँ पे भी रहेंगे कोई बात नहीं, आपको फ़ौरन से सज़ा मिल गई, आपने रूल्स तोड़े, आपको सज़ा मिल गई, ये बात ख़त्म हो गई। इस पे इसकी आदत नहीं बनानी और रहना है आपने इसमें। आपने रूल्स फॉलो करने हैं, या तो आप हार जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं उसको 1 स्टार फिर भी दूंगा, 2 स्टार भी दूंगा, ठीक है, कहेंगे 3 स्टार भी दे दूंगा कि आपने रूल्स को फॉलो किया, मेन चीज़ वो है। अगर आप जीत गए तो बहुत अच्छी बात है। अब आपकी जो आ जाए स्ट्रेटजी पे, स्ट्रेटजी आपकी जो एक्सपेक्टेंसी है वो डिसाइड कर चुकी होती है। आपको पता है कि यार ये मेरा 20% है, ये मेरा 80% है, आपको पहले से पता है। या आप कह लें ये मेरा 30% है, ये मेरा 70% है। ठीक है, स्ट्रेटजी इतना तो काम करती है ना। इसको अब आप रोज़ देखें, इसकी प्रैक्टिस करें, इसको हमारे साथ शेयर करें, आपको आइडिया होगा कि आपकी साइकोलॉजी कितने अच्छे तरीके से डेवलप होना शुरू हो गई। सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है, कुछ भी नहीं करना। और ये बात मैं आपको फिर से बता दूं कि ये काम सिर्फ आप कर सकते हैं, ये काम आपके लिए मैं नहीं कर सकता। ये काम आपके लिए, जिस तरह आप जो खाएगा उसी के पेट में जाएगा, उसी की भूख ख़त्म होगी, बिल्कुल इसी तरीके से जो इस पर काम करेगा सिर्फ वही सक्सेसफुल होगा, बाकी लोग रह जाएंगे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि है आर। ठीक है जी, पहले हमने बात की स्ट्रेटजी पे, फिर हमने पी फॉर साइकोलॉजी पे बात की कि साइकोलॉजी आपकी एक ही तरीके से बेहतर हो सकती है। किताबें पढ़ने से पता नहीं होगी या नहीं होगी, लेकिन ये जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से तो बहुत जल्दी असर पड़ेगा। थर्ड वन जो है वो है जी आर फॉर रिस्क। देखिए जी, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ना, इसकी एक सबसे बुरी चीज़ ये है कि ये अगर आपका रिस्क मैनेज नहीं है तो ये मिनटों में आपका अकाउंट उड़ा सकती है, सेकंड्स में भी उड़ा सकती है। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात भी यही है, सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप अपना रिस्क कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप में डिसिप्लिन है, आप अपना रिस्क कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? मैं किसी जगह से ट्रेड लेता हूँ, मेरा कोई सेटअप बन गया, कोई बाय का सेटअप बन गया, मैंने बाय कर लिया इस जगह से, मैंने स्टॉप लॉस लगाना है इस जगह पे, तो मैं कहता हूँ यार 1% से बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। पॉसिबल है? दुनिया के किस बिज़नेस में है? मैं तो अक्सर ही एग्जांपल देता हूँ। आप एक प्लेन में सफ़र करते हैं, आपने लोगों को देखा, तो क्या खुदा न खास्ता इस चीज़ के लिए रेडी होते हैं कि यार खुदा न खास्ता जहाज़ अगर क्रैश कर गया तो बस हमारा 1% लॉस हो, बाकी हम बच जाएँ सब, या 2% हो या 50% हो, कुछ भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं है उस सूरत में। यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट है। बाकी कारोबार जितने भी फिजिकल हैं, लॉस होने पे आते हैं, बड़े बड़े लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको फ़ायदा ये है कि आप रिस्क कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहें 1% पे स्टॉप लॉस लगाएं, आप चाहें तो यहाँ पे 2% पे लगाएं, तो आप इसको मिटाएं, इसको आप 2% पे ले आएँ, 2% स्टॉप लॉस ले लें। आपके अकाउंट से सिर्फ 100 के अकाउंट से $2 जाएंगे, बाकी आपके बचे हुए हैं। इतनी बड़ी सहूलत से फ़ायदा ना उठाना खुद के साथ जुल्म है, खुद के साथ नाइंसाफ़ी है। अच्छा, अब अक्सर लोगों को ये इतराज़ होता है, वो कहते हैं यार आपने यहाँ से बाय कर लिया, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है। स्टॉप लॉस बड़ा बने या छोटा बने, आपने लॉट साइज़ चेंज करनी है। आपको पता है कि यार मेरा $1000 का स्टॉप लॉस है, मैंने 2% का मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि हर सूरत मेरे $20 से बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। 1000 में से $20 का लॉस हो, इससे बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे? आप अपना लॉट साइज़ चेंज करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट की जो हमारी पूरी सीरीज़ है वो यूट्यूब पे पब्लिक है, हम अपने पेड स्टूडेंट्स को भी वही देते हैं पढ़ने के लिए, तो उसका लिंक भी हम इसी वीडियो के नीचे लगा देंगे, आप उसको लाजमी देखें, उस पर काम करें। आपका जो है ना स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, आपने तो उसको अपनी लॉट साइज़ से मैनेज करना है और 2% से ऊपर नहीं जाना। और हम कहते हैं समटाइम्स के लो रिस्क से बाय करें, लो रिस्क से सेल करें, तो लो रिस्क का मतलब होता है 0.5%। ठीक है, आप स्टैंडर्ड कोई रिस्क लेना चाहते हैं पर ट्रेड, वो 1% ठीक होता है। और अगर आप हाई रिस्क पे जा रहे हैं, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, विद द ट्रेंड है, तो आप 2% पे जा सकते हैं। इससे बाहर नहीं निकलना, ये एक रेंज बन गई आपकी, इस रेंज से बाहर निकलना गुनाह समझ लें ट्रेडिंग में। इससे आपने बाहर नहीं निकलना अगर आप मुस्तकिल कमाना चाहते हैं। अच्छा, अब कई बार मैं अपनी पॉडकास्ट में भी कह चुका, हर जगह पे ये बता चुका हूँ कि समटाइम्स मैं 20% पे चला जाता हूँ, समटाइम्स मैं 10% रिस्क पे चला जाता हूँ। उसकी मेरी जेब इजाज़त देती है, अगर आप भी देती है आप भी चले जाया करें। दूसरी बात यह है कि वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होते हैं, वो ट्रेंड के साथ होते हैं। और आखिरी चीज़ ये कि ये अकाउंट्स बड़े नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने $1,00,000 का अकाउंट है मेरे पास, ठीक है, और मैंने 20% रिस्क ले लिया। मैंने ऐसा आज तक नहीं किया कि मेरा 20,000 रिस्क पे लग जाए, $20,000। मैं क्या करता हूँ, इसमें से 1,000-2,000 का रिस्क लूँगा सिर्फ, ठीक है। अच्छा, 20% कब लूँगा? फॉर एग्जांपल एक अकाउंट है उसमें $10,000 है, ठीक है, या एक अकाउंट है उसमें $5,000 है, तो इसका मैं 20% ले लूँगा। इसका 20% $1,000 बनेगा, इसका 20% बनेगा $1,000, तो $1,000 कोई मसला नहीं है, मैं 20% रिस्क ले जाऊँगा। इस तरीके से देखा करें, इसको समझेंगे, रिस्क पे काम करेंगे। अगर आपका रिस्क मैनेज नहीं है, दुनिया की जो मर्ज़ी स्ट्रेटजी उठा के देख लें, आपको उसमें लॉस होगा। आप रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, जो मर्ज़ी स्ट्रेटजी ले हैं वो काम नहीं करेगी, और रिस्क आपका मैनेज नहीं है, सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो हो जाएगी सारी मेहनत।
आप अगर इस मार्केट को अपना दुश्मन समझ लें ना, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जी हमारे सामने एक दुश्मन है, ठीक है जी, वो दुश्मन खड़ा है हमारे सामने, ये मार्केट है जी हमारी दुश्मन है, और ये हमारा एक्सपोजर है इसके सामने। मैं ये कहता हूँ कि 1% मैक्सिमम 2% इतने पोर्शन को एक्सपोज करें, बस इसको एक्सपोज करें इसके आगे, और अपना हिस्सा लेके बाहर हो जाएं। इससे जितना कुछ निकाल सकते हैं इस मार्केट से निकाल लें। अगर आप बड़ा हिस्सा एक्सपोज कर देंगे, फॉर एग्जांपल आपने इसका 50% या इसका 30-40% इसके आगे एक्सपोज कर दिया और इसने उसको मार दिया, ठीक है, तो फिर आपके पास पीछे जो आपकी बेस है ना, आपकी बेस ख़राब हो गई है। अब आप चाह के भी इसको नहीं हरा सकते, हरा तो आप वैसे भी नहीं सकते मार्केट को। हमने करना ये है कि जो चीज़ हम एक्सपोज कर रहे हैं उसके ज़रिए हम इससे वो खींच लें जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हमारी स्ट्रेटजी हमें बता रही है। तो इस तरीके से आपने काम करना है, एक्सपोजर मार्केट को नहीं देना बार बार। आप देखें, इसकी एग्जांपल इस तरह भी ले सकते हैं कि एक शख्स है, वो हफ्ते में 2 दिन बाहर निकलता है बाइक पे, तो उसकी जो एक्सपेक्टेंसी है ना, या उसकी जो प्रोबेबिलिटी है कि खुदा न खास्ता वो किसी हादसे का शिकार होगा या कोई स्नैचिंग हो जाती है, शहरों में आमतौर पे होती है, तो वो उसका शिकार होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। एक शख्स सुबह से लेकर शाम तक, रात तक सड़कों पे फिर रहा है, वो कोई बाइक चलाता है, कोई और काम करता है, या उसकी जॉब इस किस्म की है, उसका एक्सपोजर ज़्यादा है मार्केट पे, उसके एक्सीडेंट के चांसेस भी ज़्यादा हैं, उसके स्नैचिंग के चांसेस भी ज़्यादा हैं। इस चीज़ से समझा करें कि आपका एक्सपोजर हर वक्त मार्केट में नहीं होना चाहिए। आपको देखना है, वेट करना है, और जब आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है अपने रूल्स के हिसाब से, जो हमने एस में पढ़ा था स्ट्रेटजी में, तब आपने उसको एग्जीक्यूट करना है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं वापस SPR पे, जो हमारा ट्रेडिंग सिस्टम। मैंने आपको कहा कि सिर्फ स्ट्रेटजी काफ़ी नहीं है, पूरा सिस्टम एक साथ काम करता है, 2 चीज़ें काम करती हैं। एस फॉर है स्ट्रेटजी, और स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी है हाउ टू एग्जीक्यूट, कैसे आपने काम करना है, कैसे आपने बाय करना है, कैसे किन शराइत पे आपने सेल करना है, पहली चीज़, ठीक है। चलिए मैं साथ लिख देता हूँ, हाउ टू एग्जीक्यूट। ये है स्ट्रेटजी का काम। उसके बाद आ जाती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है? व्हेन एंड वेयर टू एग्जीक्यूट। इन बातों को समझ लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्ट्रेटजी बताती है कि कैसे एग्जीक्यूट करना है। एग्जांपल लें इसकी। एग्जांपल ये है कि एक सोल्जर है, वो सोल्जर फायरिंग की प्रैक्टिस करता है, उसको सिखाया जाता है कि आपने इस तरीके से फायर करना है। वो है हाउ टू एग्जीक्यूट, कि कैसे चलानी है गन आपने। उसके बाद है साइकोलॉजी, वो ये है कि व्हेन एंड वेयर टू एग्जीक्यूट। ये भी नहीं कि आपने गन ली, पकड़ा और बाहर आके चलाना शुरू कर दी, उससे आप अपना भी नुकसान करेंगे और बाकियों का भी करेंगे। तो एक चीज़ को एग्जीक्यूट करना, कैसे करना है, ये एक अलग चीज़ है। कब करना है, कहाँ करना है और कब वहाँ से निकलना है, ये दूसरी स्ट्रेटजी है। ये दूसरी चीज़ है जो कि साइकोलॉजी में आती है। यानी आपने इंतज़ार करना है, आपने फोमो का शिकार नहीं होना। ये नहीं कि ट्रेड निकल गई जल्दी एंटर हो जाता हूँ, नहीं। अपने टाइम पे, अपने लेवल पे जो आपको स्ट्रेटजी बता रही है, वहाँ से आपने एंट्री लेनी है। व्हेन एंड वेयर, कब करना है, कहाँ पे आपने एग्जीक्यूट करना है और कब उससे निकलना है। एग्जिट भी तो ट्रेड से लेना है ना। समटाइम्स होता है लोग होल्डिंग की इतनी आदत होती है कि वो ट्रेड से निकलते नहीं है, लॉस करवा लेते हैं। एक अच्छी भली चलती हुई ट्रेड जो प्रॉफिट में चल रही होती है, वो लॉस में जाती है वापस। ये चीज़। तीसरी चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट ये है, इसका मेन मकसद ये है कि जो भी आप रिस्क ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1% लेते हैं, आप 2% लेते हैं इस स्ट्रेटजी के साथ, या आप 50% लेते हैं, ठीक है। ऐसे भी लोग हैं ना, आधा अकाउंट लगा देते हैं। क्या इस प्लान के साथ लॉन्ग टर्म में आपकी बेस महफूज है? यह है रिस्क मैनेजमेंट। इसको समझेंगे, इस पे गौर करेंगे इन चीज़ों पे, तो आपके लिए ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। अब मैं कह सकता हूँ कि आपने पूरा सिस्टम एक पढ़ लिया है। अब अगर आप उस पर सैंडविच पैटर्न पे काम करते हैं और इन चीज़ों को, स्ट्रेटजी के साथ साथ इस साइकोलॉजी को, कि यार पहले नहीं, मैंने 2 चीज़ें बताई हैं, या तो EMA5 का टेस्ट हो जाए या फिर डोजी का उसकी जो विक्स हैं वो टेस्ट हो जाएं, तो वहाँ से आपने व्हेन एंड वेयर ये पढ़ना है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट ये होता है कि एक ट्रेड चल गई, 2 चल गई, 4 चल गई, इसका मतलब ये नहीं है कि अगली ट्रेड भी लाजमन चलेगी, या 4 में लॉस हो गया तो लाजमी नहीं है कि 5वीं ज़रूर चलेगी, कि प्रोबेबिलिटी ये कह रही है, मुमकिन है 5वीं भी फेल हो जाए। हर ट्रेड आपकी इंडिपेंडेंट ट्रेड है, रिस्क उसमें आपने मैनेज करना है। तो रिस्क मैनेजमेंट में आपने सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि जो लॉट साइज़ आप ओपन कर रहे हैं, जो परसेंटेज आप ओपन कर रहे हैं, क्या उसके साथ आपका अकाउंट सेफ़ है, लॉन्ग टर्म में सेफ़ है, आप उसको साल चला सकते हैं। अगर आपका जवाब यस में है तो फिर आपकी रिस्क मैनेजमेंट ठीक है। अगर आपका जवाब नो में है तो फिर आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट पे काम करने की ज़रूरत है। दोबारा से बता रहा हूँ, उसका लिंक जो है रिस्क मैनेजमेंट सीरीज़ का, वो हम कमेंट्स में या टीम से मैं बात करूँगा, वो उसमें दे देंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।